नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमपीसीएस में। आज की इस डिस्कशन में हम जनसत्ता अखबार का जो आर्टिकल आज आया है, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, राइटर ने ये जो डिस्कशन किया है, ठीक है, इसको अगर हम जिस्ट को देखें तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप जो हमारा इकोनॉमी वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल में कुछ भी अच्छाइयाँ देखते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताएं, ताकि हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकें। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ जो राइटर डिस्कशन अपना जो भी लेख है उसको लिखते हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि पिछले दशक में देश ने बहुत तरक्की की है और आज जो हमारा देश है ना, वो विकासशील से विकसित होने की ओर है। ठीक है, तो इसी को यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं इस डिस्कशन के लिए। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि देश विकासशील से विकसित होने की ओर अग्रसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसने संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को क्या है, विकसित बनाना, और आने वाले 2-3 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भी है। ये भी आप जानते हैं जीडीपी के हिसाब से। ठीक है, फिलहाल के वर्षों में देखिए क्या किया गया है, जो बहुत विकसित देश है ना, तो उनकी भी जो जीडीपी है वो 4% से नीचे है, लेकिन हमारे देश ने क्या किया है, 7% की विकास दर जीडीपी को मेंटेन किया है। उसके कारण बहुत सारे हैं। यहाँ राइटर 2 कारण गिनवा रहे हैं। पहला कारण क्या है, एक विस्तृत बाजार है देश में, और एक मांग भी है ना। बाजार होने के साथ साथ एक मांग भी है। अभी हाल ही में क्या देखा गया कि फेडरल बैंक की जो दर बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या है कि विदेशी निवेशक जो थे पलायन कर गए थे, परंतु घरेलू निवेशक जो थे उन्हें भारत की जीडीपी में, भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास था, और उन निवेशकों का ही निवेश का ये प्रतिफल है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 7% के दर से विकास कर रही है। ठीक है, इसके अलावा राइटर ने एक पॉइंट और मेंशन किया है यहाँ पे कि जो इसरो के अभियान हैं वो नासा के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती हुए हैं, और इसरो ने ये भी प्रयास कर रहा है कि आने वाले वर्षों में जो अंतरिक्ष यात्रा की योजनाएं हैं और सौर अन्वेषण जो अभियान है उनको व्यावसायिक रूप दिया जा सके, ताकि यहाँ से भी क्या है, निवेश मिल सके। यहाँ से भी क्या है, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको सेल करके वहाँ से भी रेवेन्यू प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ इसरो के रिस्पेक्ट में राइटर ने ये पॉइंट भी मेंशन किया। अब देखिए, राइटर ने जो मेन बिंदु हैं राइटर के डिस्कशन के, अब हम उस पर आ जाते हैं। राइटर क्या कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो हम नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम विकसित देश बनने का सपना देख रहे हैं, है ना। हमारा लक्ष्य है कि हम निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन जाएं। परंतु सबसे बड़ी यहाँ जो एक टेंडेंसी देखी गई है वो क्या है कि 2020-21 के बाद से जो शुद्ध घरेलू बचत है ना, उसमें गिरावट आ रही है। मतलब लोग, जो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता कि भाई लोग बचत करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो उस बचत में क्या है, जो घरेलू बचत थी उसमें गिरावट आ रही है। और गिरावट क्यों आ रही है, उसके 2 कारण हैं। देखिए, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोगों को पता है कि महंगाई बढ़ रही है। जो आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, है ना, तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कोई भी वस्तु होगी उसके परिवहन की लागत बढ़ेगी, परिवहन की लागत बढ़ेगी तो उसकी अपने आप से कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू बचत में जो गिरावट आ रही है, राइटर के अनुसार उन्होंने 2 कारण गिनवाए हैं। पहला कारण हो गया बढ़ती महंगाई। एक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से जो बचत थी वो कम हो गई, और दूसरा कारण राइटर गिनवा रहे हैं कि लोगों की जो उपभोग करने की जो मानसिकता है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। उस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो अब राइटर ने जो बताया कि ये जो शुद्ध घरेलू बचत में जो गिरावट आई है 2020-21 के बाद, इससे इसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका अफेक्ट क्या, इससे क्या हम निकल के आ रहा है। देखिए, इससे पूंजी निर्माण का जो आधार है ना, वो संकुचित हो गया है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध घरेलू बचत है, यही पूंजी निर्माण का आधार हुआ करती है। अगर शुद्ध घरेलू बचत होगी तो लोग अधिक से अधिक कुटीर और लघु उद्योगों में निवेश करने के लिए क्या है, उत्साहित को होंगे, है ना। भाई, कोई व्यक्ति निवेश कब करना चाहेगा? जब उसके पास पैसे होंगे, जब उसके पास रुपया होगा, तभी तो वो निवेश करना चाहेगा। अगर उसके पास निवेश के लिए कोई पैसा ही नहीं है, अगर ज़्यादातर पैसा उसका खर्च हो जा रहा है महंगाई के कारण या उसकी आदतों के कारण या बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति के कारण, तो कैसे फिर वो उसके पास पैसा रहेगा कि वो कहीं निवेश कर सके, है ना। तो ये जो शुद्ध घरेलू बचत में गिरावट है, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ रहा है कि शुद्ध पूंजी निर्माण आधार जो है वो संकुचित होता जा रहा है, क्योंकि कुटीर और लघु उद्योगों के लिए निवेश की जो स्रोत थे, पूंजी का जो स्रोत था, वो सीमित हो गया अपने आप। ठीक है। देखिए, पिछले 2 वर्षों में रेपो रेट का उच्चतम स्तर पर बढ़ाकर ब्याज दर ऊंची रख के कर्ज महंगा करने के है ना, तरलता घटाने के प्रयास को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, है ना। अभी आपको पता होगा कि पिछले वर्ष नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अनुसार उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, गरीबी से बाहर आ गए हैं, है ना। तो अब इसका कारण क्या है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर्ज दिया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दिया। इससे क्या हुआ, जो हमारा मध्यम और निम्न वर्ग था ना, उसने अपनी ज़रूरतों को किस लिए कर्ज लेता है कोई भी गवर्नमेंट से? भाई, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। जैसे आप देखते हैं, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है ना। तो गवर्नमेंट की क्या टेंडेंसी रही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दिया जाए। बहुत सारी योजनाएं भी हैं, आप जानते हैं, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से कर्ज ज़्यादा दिया जा रहा है, जैसे मुद्रा योजना हो गई, स्टैंड अप योजना हो गई, है ना, ताकि लोग निवेश करें, ताकि लोग कोई भी अपना एक छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकें, उसके लिए कर्ज दिया जाता है ना। तो कर्ज की दर तो बहुत बढ़ी, है ना, और डेली ज़रूरतों के हिसाब से भी कर्ज लिया जाता है। तो सरकार का प्रयास ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दिया जाए, लेकिन इस कर्ज ज़्यादा देने से मध्यम और निम्न वर्ग की जो मांग थी ना, वो कमी नहीं आई, उसमें कमी नहीं आई। और ये जो मांग जो बढ़ी रही, ये मूलभूत वस्तुओं की नहीं थी। जैसे कि अब हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली होम लोन के लिए या फिर एजुकेशन लोन के लिए कर्ज लिया जाता है। ये जो मांग थी जिसके लिए कर्ज लिया गया, ये मूलभूत वस्तुओं की ना होकर सेवाओं की थी, सेवाओं के लिए, कोई भी सर्विस के लिए, दिखावे की वस्तुएं लेने के लिए, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने भले ही ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज बांटा, लेकिन जो मध्यम और निम्न वर्ग था, उसने उस कर्ज को मूलभूत वस्तुओं के अनुरूप खर्च ना करके सेवाओं में या दिखाने की वस्तुओं को के लिए खरीदा। ठीक है। राइटर क्या कह रहे हैं कि इससे ना उत्पादकों का जो रुख था, उसमें भी परिवर्तन आ गया। पहले बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कारें होती थी बाज़ार में, है ना, लोग ज़्यादा छोटी छोटी कार खरीदते थे, ज़्यादातर लोग खरीद लेते थे, छोटे छोटे घर खरीद लेते थे। लेकिन अब समस्या क्या है कि लग्जरी, है ना, जो वेस्टर्न कल्चर है या दिखावे की संस्कृति हम जिसे कह सकते हैं, तो लग्जरी कारों पे बहुत फोकस है ना। छोटे छोटे घरों की बजाय आज क्या है, फ्लैट, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े घर की लोग मांग कर रहे हैं। तो अब उत्पादक क्या कर रहे हैं कि उसी के अनुरूप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए छोटी कार कोई खरीदे, है ना, तो वो अपनी इनकम का एक पार्ट बचा भी सकता है, जो बचा सकता है उसको वो कहीं ना कहीं निवेश भी कर सकता है। निवेश करेगा तो जो कुटीर उद्योग होंगे, लघु उद्योग होंगे, उनसे क्या है, एक आधारभूत संरचना के निर्माण में कहीं ना कहीं योगदान मिलेगा, कुछ लोगों को व्यवसाय रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों का व्यवसाय उन्नति करेगा। लेकिन अब लोगों ने क्या करा कि बचत के हिसाब से ज़्यादा खर्च करना शुरू किया। ये टेंडेंसी देखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष घरेलू खर्च में 54% की वृद्धि देखी गई है।
आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डेटा है ये। 54% की वृद्धि घरेलू खर्च में, तो बचत कहाँ से होगी? और जब बचत नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा, आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा तो रोजगार में कमी आएगी, है ना। और बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी में ही जीने को विवश होंगे। और राइटर यहाँ पे एक पॉइंट और लाते हैं कि भैया ये जो दिखावे की संस्कृति के कारण जो खपत में वृद्धि हुई है, ये शहरों से ज़्यादा तो ग्रामीण इलाके में हुई है। राइटर इस बात को बहुत ज़्यादा फोर्स देके रेखांकित कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में जो खपत में वृद्धि हुई है वो शहरी खपत की तुलना में ज़्यादा हो रही है। इसी बीच नेल्सन आईक्यू रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्या कह रहे हैं राइटर कि ये जो खपत में वृद्धि है ना, ये गैर खाद्य क्षेत्रों में हुई है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में वृद्धि हमने देखी, ये गैर खाद्य क्षेत्रों में हुई है। गैर खाद्य क्षेत्रों में मतलब सुविधाजनक वस्तुओं की मांग के कारण। अगर खाद्य क्षेत्र में वृद्धि होती, जो कि नहीं हुई, गैर खाद्य क्षेत्र में खाद्य क्षेत्र की तुलना में दोगुनी वृद्धि हुई है ना। तो इसका मतलब गैर खाद्य क्षेत्र में ही क्या हुई है, खपत में वृद्धि हुई है, खाद्य क्षेत्र में नहीं हुई है। अगर खाद्य क्षेत्र में वृद्धि होती तो फसलों का जो प्रसंस्करण है उस पे जो डिपेंडेंट जो भी इंडस्ट्रीज है हमारी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, प्रसंस्करण उद्योग, उसमें निवेश बढ़ता तो किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती, रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन किया जाता, है ना, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइटर ने जहां ये बात कही कि वर्ष में घरेलू खर्च में 54% की वृद्धि हुई है, वहीं राइटर कह रहे हैं कि एक वर्ष में जो बचत है ना वो 17% घट गई है और जीडीपी में बचत का हिस्सा पिछले 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बचत कम हो रही है जिसकी वजह से निवेश पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो राइटर कह रहे हैं कि उससे विकास तो होगा लेकिन असंतुलित विकास होगा, और जो वो विकास होगा वो स्थायित्व लिए हुए नहीं होगा, वो अस्थायित्वपूर्ण विकास होगा। क्योंकि देश विकसित तो हो जाएगा, आंकड़ों के अनुसार देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा, विकसित भी हो जाएगा, परंतु अधिकांश जनता गरीब रहेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत नहीं हुई, एक मध्यम वर्ग जो कि भारत की आबादी में मध्यम वर्ग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, उसने बचत नहीं की तो निवेश नहीं हुआ तो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिला, रोजगार सृजन नहीं हुआ, उससे लोगों को रोजगार नहीं मिला तो लोग गरीब रहे और मूलभूत वस्तुओं की भी कमी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर से क्या होगा कि सरकार की अनुकंपा पे लोग निर्भर हो जाएंगे। जैसे कि सरकार ने दावा किया कि प्रेजेंट के टाइम में भी वो 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन वितरित कर रही है। मुफ्त राशन का वितरण सरकार 80 करोड़ लोगों के लिए वर्तमान में कर रही है। तो अगर आप खुद सोचो, वो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, अगर लोग आत्मनिर्भर होते, अगर लोगों के पास रोजगार होता तो वही पैसा सरकार क्या है, विकास कार्यों में और कल्याणकारी योजनाओं में लगा सकती थी। लेकिन क्योंकि अगर अधिकांश जनता गरीब रहेगी तो मूलभूत वस्तुओं के लिए भी उसे सरकार के अनुकंपा पे निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे कि विकास योजनाओं के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पास क्या होगा, सीमित राजस्व होगा व्यय करने के लिए। राइटर एक पॉइंट और उठा रहे हैं कि देखिए युवा शक्ति का जो पलायन है ना वो देश से बाहर की तरफ हो रहा है। आपने विश्व बैंक की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें कि रेमिटेंस जो मिलता है हमें, विदेशी जो हमारे प्रवासी हैं वो यहाँ पे धन जो भेजते हैं, उसमें भारत विदेशों से प्राप्त रेमिटेंस के मामले में भारत क्या नंबर 1 है। तो देखिए ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, नो डाउट इसका एक बेनिफिट तो है कि भाई कुछ धन भारत में आ रहा है, लेकिन ये जो लाभ है इससे बड़ी हानि ये है कि जो भारत की प्रतिभा है उसका पलायन हो जाता है। अगर वही प्रतिभा भारत में रहती तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिभाग करती, यहाँ नए नए इनोवेशन आइडिया लाके यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत आधार प्रदान करती, देश के नवनिर्माण में योगदान करती। लेकिन भैया बेरोजगारी की वजह से लोग क्या है, विदेशों में पलायन कर जाते हैं। वो लोग ही पलायन नहीं करते, उनकी प्रतिभा का भी पलायन हो जाता है, जिससे कि राइटर कह रहे हैं कि हमारा देश तेजी से बूढ़ा होता हुआ देश नज़र आ रहा है। क्योंकि जो युवा था वो तो पलायन कर गया, अच्छे
अवसरों की तलाश में, है ना। तो किस तरह से हमारा देश विकसित होगा, किस कीमत पे होगा और कैसे संतुलित रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के जो भी एडिटोरियल का आज लेख आया था उसके सभी बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे, आप को रिलेट कर पाए होंगे। अगर आप हमारे इस डिस्कशन में कुछ नया चाहते हैं, कुछ इनोवेशन चाहते हैं या आपको कोई कमी नज़र आती है तो दोस्तों आप अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके फीडबैक के अनुसार हम उन पे कार्य करके और अच्छे से एक बेहतर डिस्कशन आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मोटिवेट होंगे। दोस्तों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए व्यूज़ बहुत आ रहे हैं चैनल पे, लेकिन उस रेशो में हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक के माध्यम से देते रहें। कल एक नए एडिटोरियल आर्टिकल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।